अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। BTK2 इसका क्या बनेगा? ये फ्लॉप हो गया, इसके क्या असरात होंगे? यहाँ पे प्लॉट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? कब आबादी होगी? डेवलपमेंट बहरिया इसकी रोक देगा? क्या करेगा बहरिया इसका? बहुत सारे सवाल जो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया या जिन लोगों ने अभी तक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, उनके सवाल थे, उनके कंसर्न थे। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बनाएं, आपको बताएं इसके प्लस पॉइंट, इसके नेगेटिव पॉइंट, इसकी तमाम तर चीज़ें आपको बताएं ताकि आपको आइडिया हो सके कि BTK2 फ्यूचर में कैसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि बहरिया ने आज तक जितने भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए तमाम के तमाम कामयाब हुए। इसमें इनके कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो फ्लॉप भी हुए, जिनके ऊपर लोगों का रिस्पांस, लोगों का आप कह सकते हैं कि रिप्लाई अच्छा नहीं रहा। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में बहरिया ने बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया नशेमन एजुकेशनल मेडिकल सिटी इन्होंने लॉन्च की। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो तमाम के तमाम कामयाब हुए सिवाय एक प्रोजेक्ट के, एजुकेशनल मेडिकल सिटी। बहरिया ने जब ये लॉन्च किया तो बहरिया ने बताया कि यहाँ पे हम एजुकेशनल और मेडिकल से रिलेटेड यूनिवर्सिटी बनाएंगे और यहाँ पे उस तरह से चीज़ें करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने प्लान चेंज किए। जैसे ही प्लान चेंज हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी की जगह ख़त्म की। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये कि उसकी जो लोकेशन आ रही थी वो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड आ रही थी, सोयासल रोड के ऊपर वाक़या थी। इसकी वजह से लोगों का उसके ऊपर रुझान ना रहा और अब तक वो सोसाइटी जिसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो अभी तक लोग उस तरीके से रिटर्न बैक नहीं ले सके हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको दोनों बताई हैं, एक तो लोकेशन और दूसरी उसमें इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए वो प्रॉमिसेस फुलफ़िल ना कर सके। इसी तरीके से अगर हम देखें तो नवाब शाह, बहरिया टाउन नवाब शाह भी एक इसी तरीके से जद में आया। बहरिया ने नवाब शाह में बहरिया टाउन लॉन्च किया लेकिन लोगों का उसके ऊपर इतना रिस्पांस ना आया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि नवाब शाह एक बिल्कुल हट के जगह थी, वहाँ पे इंटरनेशनली या दूसरी सिटीज़ से लोगों का लिंक होना बहुत ही कम था। अब कराची लाहौर की अगर हम बात करें, अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा लाहौर से रिलेट करे तो वो ओकाड़ा में रह रहा है, साहिवाल में रह रहा है, मुल्तान में रह रहा है, गुजरांवाला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा, कहीं भी रह रहा है, तो उसको लाहौर में रहना, उसको लाहौर में कारोबार करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है और अपने शहर छोड़ के वहाँ पे आना उसको मुनासिब लगेगा। इसी तरीके से अगर हम कराची की बात करें तो पाकिस्तान में किसी भी जगह पे आप रह रहे हो, इस्लामाबाद में, लाहौर में, गुजरांवाला गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, किसी भी जगह पे लाहौर और इस्लामाबाद कहीं भी रह रहे हो तो आपको कराची मूव करना कंपैरेटिवली बहुत आसान पड़ेगा क्योंकि इंटरनेशनल सिटी है, बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो इसलिए यहाँ पे मूव करना बहुत आसान होता है। कोई भी मार्केट चलती है तो वो आपकी डिमांड पे चलती है, वहाँ पे जो लोगों को अट्रैक्शंस मिल रही होती हैं, वहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं उन्हीं को देखते हुए चीज़ लोग वहाँ पे फॉलो करते हैं। हमारा आज ये जो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि BTK2 के रिलेटेड जो भी आपके मतलब एक तरह से आपके रिव्यूज़ हैं या जो भी आपकी एक तरह से राय बन चुकी है उसको क्लियर करना, उसको बताना कि किस तरीके से चीज़ें होंगी और क्या क्या वहाँ पे हमें नुकसानात भी मिल सकते हैं और क्या क्या हमें फ़वाइद भी मिल सकते हैं। दोनों चीज़ों के ऊपर आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। BTK2 एक बहुत अहम सवाल ये था कि BTK2 बहरिया ने इस वक्त लॉन्च किया जब मुल्की सूरत हाल मुनासिब नहीं थी लॉन्च करने के हवाले से। मैं समझता हूँ कि अगर BTK2 में इस वक्त इस गिरी हुई मार्केट में कोई 20,000 30,000 के करीब बुकिंग हुई है तो मेरे ख्याल में उसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने वाली है। एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि शानदार कामयाबी भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के हवाले से देखा जाए तो ये बुकिंग मतलब आप कह सकते हैं कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा के बराबर है। लेकिन अगर हम ओवरऑल मुल्की सूरत हाल और इकोनॉमिकल सूरत हाल को देखें तो उसके बावजूद भी अगर 20,000 लोगों ने अपनी कंट्रीब्यूशन की है तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। बहुत बड़ी अमाउंट एक तरह से बहरिया ने यहाँ पे कलेक्ट की है। BTK2 को बनाने के लिए बहरिया ने जो वहाँ पे अट्रैक्शंस दी हैं वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें वहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए बहरिया ने BTK2 लॉन्च किया है उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर अपनी एक वीडियो में बात करता हूँ कि अगर हम कराची को मुआयना करते हैं, कराची को देखते हैं तो कराची एक बहुत बड़ा सिटी है, इतना ज़्यादा फैल चुका है कि अभी ये बस में आना, इसको काबू करना मुमकिन नहीं है। कराची को अगर हम देखें 4 हिस्सों में, इस तरह से इसको 4 कॉर्नर्स इसके करें तो 2 कॉर्नर इसके, ये जो 2 हिस्से हैं ये समंदर के साथ हैं। इस साइड पे तो इसने मज़ीद एक्सपैंड होना नहीं है। अब 2 जगह रहेगी, एक आपकी हब वाली साइड और दूसरी आपकी M9 मोटरवे वाली साइड। हब वाली साइड पे लोगों का रुझान उस तरह से नहीं है क्योंकि अगर हम देखें तो 15-15 साल पहले की बनी हुई सोसाइटीज़ भी अभी तक वैसी की वैसी हैं। रीज़न क्या कि वहाँ पे एक तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है, दूसरी वहाँ पे आपकी इस तरह से लोगों का रुझान नहीं बन पा रहा क्योंकि उस साइड पे
जो कोयटा की तरफ रोड जा रहा है उस साइड पे अगर आप हब के बाद अब देखें तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ लोग रिलेट करें, लिंक करें, यहाँ पर अपनी फैमिली को रख के अपने आप को सेटिस्फाइड फील करें। बहुत सारे लोगों ने वहाँ से माइग्रेट की, इवन हब से लोगों ने सिटी की तरफ मूव किया है। अब अगर हम M9 की बात करें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी शाहराह है जो कराची से लेके कश्मीर तक जा रही है। पाकिस्तान की सबसे मसरूफ़ तरीन शाहराह में से एक शाहराह है। उसके साथ साथ अगर हम बाय रोड यहाँ से हैदराबाद तक जाते हैं तो हमें दाएं बाएं बेतहाशा सोसाइटीज़ नज़र आती हैं जो आज से 5 साल 10 साल 12 साल पहले लॉन्च हुई और वहाँ पे काम होना शुरू हुआ, और वहाँ पे बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहरिया ने क्या ये वाकई सही फ़ैसला किया है कि बहरिया ने BTK2 को इतना दूर लॉन्च कर दिया और वहाँ पे लोग जाके रहेंगे, लोग आबाद होंगे और लोगों को एक्टिविटीज़ वहाँ से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट होंगी। एक सवाल जो आपको अपने माइंड में रखना होगा, जो आपके हर सवाल का जवाब देगा, वो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 2023 में। 2023 में लॉन्च हुआ है और 4 साल की किस्तों पे लॉन्च हुआ है। मतलब 23, 24, 25, 26 के एंड में जाके आपको एक्सपेक्टेशंस होंगी कि वहाँ पे आपने रिहाइश करनी, मतलब 4 साल के बाद आप रिहाइश करते हैं। ये तो बहरिया की चीज़ें एडवांस है कि बहरिया ने वहाँ पे 40% डेवलपमेंट कर दिया है, बहरिया वहाँ पे चीज़ें बना रहा है, बहरिया वहाँ पे लोगों को इनवाइट कर रहा है, बहरिया कह रहा है कि हम बहुत जल्दी चीज़ों को कर देंगे, 2 साल में चीज़ों को रेडी कर देंगे, 2 सालों के बाद आप रिहाइश कर सकते हैं, 2 सालों में आप वहाँ पर अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक देखें जो नॉर्मल एक स्टाइल पाकिस्तान में चलता है कि अगर 4 साल की किस्तों पे चीज़ लेते हैं तो 4 साल के बाद ही आपको उसका कब्ज़ा मिलता है। अगर आप उस नज़रिए के मुताबिक देखें तो 2023 की बुकिंग 24, 25 और 26, 27 में जाके आप वहाँ पे रिहाइश कर लेते हैं। 27 में एग्जांपल के तौर पे आपने वहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर ली और 27 में जाके आपने वहाँ पे घर बना लिया। 4 साल के बाद आपको क्या लगता है कि वहाँ पे इतनी आबादी नहीं होगी कि आप वहाँ पे अगर आप रहना शुरू करें तो आपके लिए कोई मुश्किलात होंगी? मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। उसके दाएँ बाएँ बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया और डेली आउट बैक करते हैं। कुछ उसमें से लोग टावर्स में, कुछ लोग सदर में, कुछ लोग क्लिफ्टन में काम करते हैं, जॉब करते हैं, जो कि लोग वहाँ पर डेली मूव बैक करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मलीर एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ा शाहकार है। अगर हम देखें तो इस 2022-23 में जो सबसे बड़ी एक चेंज हुई है, जो एक रेजोल्यूशन पास हुई है, वो आपकी मलीर एक्सप्रेसवे की है। आपको आइडिया भी नहीं है कि मलीर एक्सप्रेसवे बनने के बाद आपका DHA सिटी, आपका बहरी टाउन कराची 1, बहरी टाउन कराची 2 या दूसरी छोटी बड़ी सोसाइटीज़ जितनी बड़ी हैं उनको कितना बड़ा फ़ायदा होगा। 39 किलोमीटर्स की ये रोड डायरेक्टली आपकी कयूमाबाद जाके फॉल कर रही है DHA फ़ेज़ 2 में। मतलब आप कहीं भी जाना चाह रहे हैं सिटी में, एग्जांपल के तौर पे आप DHA सिटी में रहते हैं और आपने जाना है सदर में। आप यहाँ से सबसे पहले आप जाएंगे सोराब गोट से आप पकड़ेंगे लियारी एक्सप्रेस वे से आप जाके उतरेंगे गार्डन से आप जाएंगे सदर। अब यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से आपने थ्रू आउट जाना है, थ्रू आउट जाके आपने जाके उतरना है और आप जो सफ़र आपने 1.5 घंटे में करना है वो आपने 25 मिनट में कर लेना है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग जो होने जा रही है, इसका भी बहुत बड़ा असर होगा। जो लोग शहर में रहते हैं, एग्जांपल के तौर पे एक फैमिली है, 10 लोगों की फैमिली है और वो एक 3 बेड अपार्टमेंट में रह रही है, उनके पास वहाँ पे परचेज़ करने की सकत नहीं है, क्योंकि आप अगर देखें तो मिड ऑफ सिटी अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे 2 बेड अपार्टमेंट भी आपका 2 करोड़ का मिलता है। अब इन एरियाज़ की तरफ अगर आप निकलते हैं, अगर हम बहरिया टाउन 1 की बात करें, यहाँ पे 1.5 करोड़ में आपको 250 गज़ का घर मिल जाता है। तो इसी तरीके से BTK2 अगर आप कंपैरेटिवली देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको 4 साल की किस्तों पे 1.5 करोड़ में 152 गज़ का घर मिल रहा है, जो कि एक आम बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है। 4 साल के बाद जब आप वहाँ पे रिहाइश करेंगे आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अभी आपको शहर दूर इसलिए फ़ील होता है कि तमाम तर एक्टिविटीज़ आपकी सिटी में है, मिड ऑफ द सिटी है, लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा, एक्टिविटीज़, ऑफिसेज, आपकी जितनी भी मामलात ज़िंदगी है वो भी बढ़ना शुरू होगी, वो भी रोड्स की तरफ निकलेंगी, वो गुंजान आबाद इलाके से निकल के ओपन एरियाज़ में आएंगी। जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि जो एयरपोर्ट है वो बनने जा रहा है। एग्जांपल के तौर पे अभी जो सर्वे हुए हैं उसको 5 साल, 7 साल या 10 साल भी लगते हैं और वो एयरपोर्ट उठा के गवर्नमेंट जो है वो BTK2 के सामने वाली जगह पे लगा देता है। तो क्या लगता है कि एयरपोर्ट यहाँ पे मूव होने से यहाँ पे एक्टिविटीज़ मूव नहीं होंगी, यहाँ पे बहुत सारे इदारे मूव नहीं होंगे। उसके साथ साथ नूरियाबाद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं कराची में, उनमें एक बहुत बड़ा नाम नूरियाबाद का भी है। तो क्या नूरियाबाद में जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को रिहाइश की ज़रूरत नहीं है, उनको एक अच्छी कम्युनिटी की, अच्छी जगह की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं, वो डेली आउटबैक सिटी कराची से कर रहे हैं या हैदराबाद से कर रहे हैं, तो वो उनको ये सूट नहीं करेगा कि वो हैदराबाद
या कराची जाने की बजाय अपने 10 से 15 मिनट के डिस्टेंस पे BTK2 में रहें। इसी तरीके से हैदराबाद से जो लोग बच्चे बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं कराची, उनके लिए ये सूट नहीं करेगा कि बजाय इसके कि वो वहाँ पे हॉस्टल में रहें, वो यहाँ पे रहें और यहाँ से डेली आउट बैक करें, जिसके पास अपनी कन्वेंस है, जो भी चीज़ें। कमांडर सिटी बिल्कुल साथ वाक़ है। कमांडर सिटी से डेली लोग आते हैं, जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सब चीज़ें मामला चल रहे हैं। जो प्लानिंग की जाती है ये फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। अगर हम BTK2 को आज के रेट से देखें कि हमें 40 लाख 42 लाख में 125 का प्लॉट बहुत महंगा नज़र आ रहा है, डेफिनेटली महंगा नज़र है। मुल्क की इकोनॉमिकल सूरत को मद्देनज़र देखा जाए तो ये वाली जो अमाउंट है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। लेकिन अगर हम 4 साल के बाद यही अमाउंट को कंपैरेटिवली देखते हैं, एक ही बकेट में रखते हैं 4 साल के बाद, तो ये अमाउंट आपको एक नैनो अमाउंट नज़र आएगी। उसकी रीज़न ये कि आपने ये अमाउंट फ़ौरन या एक हाथ पे नहीं करनी है, आपने अमाउंट 4 साल में ईजी इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है। जब आपने ईजी इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट पे करनी है, ये प्रॉपर्टी आपको इतना फ़ायदा दे देगी, क्योंकि 4 साल के बाद ये 45 लाख आपका 70 लाख बन चुका होगा। जिस तेज़ी के साथ रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गोल्ड महंगा हो रहा है, आप किसी भी फील्ड में सरिया, सीमेंट, बजरी, कपड़े, जूते, खाना पीना, कुछ भी आप देख लें, पाकिस्तान में कोई चीज़ हाथ में नहीं आ रही, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं हो रही है। आपको सिर्फ एक चीज़ महंगी लग रही है, वो है प्रॉपर्टी। उसकी रीज़न ये है कि प्रॉपर्टी को परचेज़ करने वाला एक लिमिटेड तबका है। प्रॉपर्टी हमेशा वो बंदा परचेज़ करता है जिसके पास बहुत एक्स्ट्रा मनी हो। तो मकसद बात करने का ये है कि इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल जैसे जैसे होती जा रही हैं, प्रॉपर्टी भी डे बाय डे डेफिनेटली महंगी होती जाएगी। कुछ चीज़ें डायरेक्टली, कुछ चीज़ें इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन रेट्स का इंक्रीज़ होने से प्रॉपर्टी के रेट इंक्रीज़ होंगे। लिहाजा आप BTK2 को अगर आप कंसीडर कर रहे हैं कि ये फ्लॉप है या ये कामयाब नहीं होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। BTK2 को एक फ्यूचर प्लानिंग के तौर पे बनाया जा रहा है। जिस टाइम BTK2 की इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होंगी 4 साल के बाद, उस वक्त ये प्रोजेक्ट अपना एक शाहकार होगा। 2014 में BTK1 को लोग पसंद नहीं करते थे, कहते थे कि यहाँ पे नशई, यहाँ पे भंगी, यहाँ पे चरसी लोग रहते हैं, यहाँ पे बहरिया इतना बड़ा एरिया डेवलप कैसे करेगा, लोगों को डिलीवर कैसे करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया ने दिन रात मेहनत करके आज BTK1 की लोग एग्जाम्पल देते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई भी सफ़ीर आता है, कोई भी किसी मुल्क से लोग आते हैं, कोई भी बंदा फॉरेनर आता है, तो उसको बहरिया टाउन दिखाया जाता है कि ये है पाकिस्तान, ये है हमारा मुल्क, ये है हमारा कराची। तो इतना खूबसूरत, इतना शाहकार कारनामा जो बहरिया ने बनाया है, नो डाउट हर प्रोजेक्ट में कुछ खामियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तमाम की तमाम देखी जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उसकी अच्छाइयों को दबा दिया जाए। जो चीज़ ज़्यादा होगी वो डेफिनेटली प्रोमिनेंट होगी। अगर कमियां ज़्यादा होंगी तो कमियां प्रोमिनेंट होंगी, अगर अच्छाइयाँ ज़्यादा होंगी तो अच्छाइयाँ प्रोमिनेंट होंगी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि BTK2 लॉन्ग टर्म के लिए फ्लॉप होगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। लॉन्ग टर्म के लिए BTK2 एक बेहतरीन ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म के लिए एक नामुनासिब और एक आप कह सकते हैं कि महंगी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका प्लान है कि आप इसको ट्रेड करें, आप इसको लें, इसको बेचें, इसको लें, इसको बेचें, ये ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। ये मिनिमम 2 साल होल्डिंग वाली है। वो लोग जो पैनिक होके या जिन लोगों ने इसको जज्बाती होकर प्रॉपर्टी को परचेज़ किया, ये उनके लिए प्रॉपर्टी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी है। इसको लॉन्ग टर्म लेके चलने के अगर आप सोच सकते हैं तो इसको कंसीडर करें। अदरवाइज़ जो भी आपको छोटा मोटा लॉस हो रहा है उसको लें और इसको पैसे को खुला करें और पैसे को कहीं और लगाएं। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी हेल्प, किसी किस्म की भी गाइडलाइन आपको रिक्वायर्ड हो, हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।